दोस्तों, जब हम होलोकॉस्ट शब्द सुनते हैं तो हमारी नजर सीधे 20वीं सदी के यूरोप पर जाती है। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि 19वीं सदी के आखिर में भी करोड़ों लोग एक ऐसे छुपे हुए होलोकॉस्ट का शिकार हुए थे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साल 1870 से लेकर 1890 के बीच एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भयंकर अकाल आए। इन अकालों ने लगभग 3 से 6 करोड़ लोगों की जान ले ली। लोग भूख से तड़पते रहे, पूरे गांव खाली हो गए। बच्चे घास और पत्तियां खाकर जिंदा रहने की कोशिश करते रहे। लेकिन सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि ये मौतें सिर्फ प्रकृति की मार नहीं थीं। यह केवल सूखा या प्राकृतिक आपदा नहीं था। इसके पीछे था उपनिवेशवाद का जाल, गलत आर्थिक नीतियां और शासकों का लालच। यही दर्दनाक सच्चाई हमारे सामने रखती है माइक डेविस की किताब लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट्स, एल नीनो फैमिन्स एंड द मेकिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं बताती, ये हमें यह भी दिखाती है कि आज की दुनिया में जो असमानता है उसकी जड़ें कहां से आईं। तो आइए चलते हैं 19वीं सदी की उस अंधेरी दुनिया में जहां प्रकृति ने सूखा दिया और इंसान ने उस सूखे को नरसंहार में बदल दिया। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में कई बार एल नीनियो नामक जलवायु चक्र आया। अब सवाल उठता है, आखिर यह एल नीनियो है क्या? यह एक प्राकृतिक घटना है। इसमें समुद्र के तापमान में बदलाव होता है और उसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। साल 1876 से 1878, फिर 1896 से 1897 और उसके बाद 1899 से 1902 तक, इन वर्षों के दौरान एल नीनियो ने भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका में भयंकर सूखा पैदा किया। नदियां सूख गईं, बारिश थम गई, खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिर्फ सूखा ही करोड़ों मौतों का कारण बना? जवाब है नहीं। इतिहास गवाह है कि इंसान ने हमेशा सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। लेकिन करोड़ों की जान सिर्फ तब गई जब सत्ता ने जनता को धोखा दिया, जब शासन ने सही कदम नहीं उठाए, जब लालच और गलत नीतियों ने प्रकृति की मार को इंसानी त्रासदी में बदल दिया। दोस्तों, भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अधीन था। ये वह समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नीतियों और लालच के कारण भारत को पूरी तरह अपने आर्थिक हितों के अधीन कर लिया था। साल 1876 से 1878 के बीच दक्षिण भारत में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। आम लोग भूख और कुपोषण से तड़पते रहे। लाखों लोग इसी भूख के कारण अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन यही वह समय था जब ब्रिटिश सरकार ने भारत से अनाज का निर्यात लगातार जारी रखा। जहाज अनाज से भरे हुए इंग्लैंड की ओर रवाना हो रहे थे। यही सच्चाई है कि जहां लोग भूख से मर रहे थे, वहीं उनके खेतों से निकला अनाज बाहर भेजा जा रहा था। इसके बाद 1896 से 1897 तक फिर से एल नीनियो जैसी जलवायु घटनाओं ने भारत के कई हिस्सों में सूखा पैदा किया। फसलें तबाह हो गईं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई। सरकारी राहत प्रयास सीमित और कमजोर थे। जहां जहां रिलीफ कैंप्स बनाए गए, वहां की स्थिति अमानवीय थी। बहुत कम खाना मिलता था, गंदगी फैली हुई थी और बीमारियां तेजी से फैल रही थीं। फिर 1899 से 1902 के बीच फिर एक बार अकाल आया। इस बार भी लाखों लोग भूख और बीमारी से मरे। इतिहासकारों का अनुमान है कि इन अकालों में लगभग 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 2 करोड़ 90 लाख भारतीयों की मृत्यु हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मौतें सिर्फ प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं हुई। इंसान ने सदियों से सूखा और बाढ़ झेली है, लेकिन करोड़ों की मौत तब हुई जब सत्ता ने जनता को धोखा दिया। सरकारी नीतियां केवल बाजार और लाभ के लिए बनाई गई थीं। आम लोगों की मदद के बजाय मुक्त बाजार और लाभ को प्राथमिकता दी गई। इस त्रासदी ने तत्कालिक जीवन ही नहीं प्रभावित किया, बल्कि भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर भी लंबी अवधि का असर डाला। गांव सूने हो गए, जीवन का संतुलन बुरी तरह बिगड़ा और आर्थिक असमानताएं गहरी हुईं। इतिहासकार माइक डेविस अपनी किताब लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट्स, एल नीनियो फैमिन्स एंड द मेकिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड में बताते हैं कि कैसे प्राकृतिक सूखे और एल नीनियो जैसी जलवायु घटनाओं ने मानव निर्मित नीतियों और लालच के साथ मिलकर विशाल असमानता और भयंकर मौतें पैदा की। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बताती, यह हमें यह भी समझाती है कि आज की ग्लोबल इनइक्वालिटी की जड़ें कहां से आई हैं। यह दिखाती है कि कैसे राजनीतिक और आर्थिक निर्णय प्राकृतिक आपदाओं के साथ मिलकर मानव जीवन के लिए विनाशकारी बन सकते हैं। 19वीं सदी का यह अकाल केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, यह मानव निर्मित त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों की जान ली और पूरे समाज को प्रभावित किया। यह हमें याद दिलाता है कि सत्ता और नीति प्राकृतिक आपदाओं से भी अधिक प्रभावशाली हो सकती हैं। उसी दौर में उत्तरी चीन भी एक भयंकर अकाल का सामना कर रहा था। साल 1857 से 1878 तक का अकाल इतना विनाशकारी था कि लाखों लोग भूख और कुपोषण से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा बैठे। फसलें पूरी तरह सूख गई थीं, खेतों में जीवन खत्म हो गया था, नदियां और जलाशय भी खाली हो गए थे। जनता के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं बचा था। सरकार की क्षमता इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह अपने नागरिकों की मदद करने में असमर्थ थी। विदेशी शक्तियों और लगातार हो रहे युद्धों ने चीन की अर्थव्यवस्था
व्यवस्था को कमजोर कर दिया था। इसका असर यह हुआ कि फैमिन रिलीफ का कोई व्यवस्थित सिस्टम लगभग न के बराबर था। जो भी कोशिशें की गईं, वे बहुत सीमित और अपर्याप्त साबित हुईं। चीन की इस त्रासदी की जटिलता यह थी कि एक तरफ प्राकृतिक सूखा था जिसने खेती और जल स्रोतों को बुरी तरह प्रभावित किया, और दूसरी तरफ विदेशी शक्तियों और इंपीरियलिज्म का दबाव था। जनता पूरी तरह असहाय हो गई थी। उनके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त साधन थे और न ही सरकार से कोई मदद मिल रही थी। इस स्थिति में हर गांव और शहर का जीवन संकट में फंस गया। लोग जीवित रहने के लिए घास, जंगली पौधे और सब्जियों के अवशेष खाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। महामारी और बीमारियां भी तेजी से फैल रही थीं और सरकार के पास उन्हें रोकने की कोई क्षमता नहीं थी। इस तरह उत्तरी चीन में इस अकाल ने केवल लोगों की जान ली ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। ये साफ दिखाता है कि प्राकृतिक आपदा अकेली इतनी बड़ी त्रासदी का कारण नहीं बन सकती। जब मानव निर्मित परिस्थितियां जैसे कमजोर शासन और विदेशी दबाव प्राकृतिक आपदा के साथ मिलती हैं, तो परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। ब्राजील के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी उस दौर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और किसान गंभीर संकट में फंस गए। लाखों लोग जीवित रहने के लिए अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर भागे, लेकिन ब्राजील की सरकार उस समय इस त्रासदी को रोकने में असमर्थ थी। उसका ध्यान अधिकतर औद्योगिकरण और आर्थिक विकास की योजनाओं पर था। अकाल और फैमिन रिलीफ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इससे ग्रामीण जनता और भी ज्यादा असुरक्षित हो गई। उसी समय अफ्रीका में भी सूखे ने कहर बरपाया, लेकिन वहां भी मूल कारण केवल प्राकृतिक आपदा नहीं थी। उपनिवेशवादी शक्तियों ने स्थानीय संसाधनों और अनाज का निर्यात जारी रखा। स्थानीय लोग भूख और कुपोषण से मर रहे थे, जबकि उनकी जमीन से निकले अनाज को यूरोप भेजा जा रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि इन अकालों की घातकता केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं थी। यह एक एक्सप्लॉयटेटिव और असमान प्रणाली का परिणाम था, जिसने लोगों की जान लेने में प्राकृतिक आपदा को और भी विनाशकारी बना दिया। ये घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जब सत्ता और आर्थिक नीतियां जनता के हित के बजाय लाभ और संसाधनों के नियंत्रण पर केंद्रित हों, तो प्राकृतिक आपदा भी मानव जीवन के लिए एक बड़ी त्रासदी बन जाती है। माइक डेविस का बड़ा तर्क यही है कि इन अकालों को केवल प्राकृतिक आपदा के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये असल में एक व्यापक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा थे, जिसे हम कॉलोनियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। उस समय यूरोप और विशेष रूप से ब्रिटेन फ्री मार्केट और लेसे फेयर की नीतियों को मानते थे। इसका मतलब यह था कि सरकारें किसी भी तरह से बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, वे फैमिन रिलीफ पर खर्च नहीं करेंगी, और यह मान लिया गया कि बाजार खुद ही सब कुछ तय कर देगा। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। बाजार केवल उन लोगों के लिए काम करता था जिनके पास पैसे थे। जिनके पास धन था वे जरूरत का खाना खरीद सकते थे, लेकिन गरीबों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। वे भूख और कुपोषण के शिकार हो गए। इस तरह लाखों लोग भूख से मर गए। इस दौरान एशिया और अफ्रीका से अनाज और अन्य कच्चे माल यूरोप भेजे गए। यूरोप की अर्थव्यवस्था इस प्रक्रिया में तेजी से बढ़ी, जबकि कॉलोनियों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स हो गई। किसान और ग्रामीण जनता आर्थिक और सामाजिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुई। इस पूरी परिस्थिति से साफ दिखाई देता है कि फैमिन केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं हुआ, यह मानव निर्मित था, जो एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक सिस्टम और कॉलोनियल पॉलिसीज का नतीजा था। प्राकृतिक आपदा ने केवल इस घातक प्रणाली को और अधिक विनाशकारी बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब आर्थिक और राजनीतिक नीतियां केवल लाभ और बाजार के लिए केंद्रित हों, तो आम लोगों का जीवन पूरी तरह खतरे में पड़ सकता है, और वही सचमुच की मानव निर्मित त्रासदी है। माइक डेविस का बड़ा तर्क यही है कि आज जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में फैली गरीबी, वह अचानक नहीं आई। यह सीधे 19वीं सदी के उन अकालों और कॉलोनियल पॉलिसीज का नतीजा है। उस समय यूरोप और खासकर ब्रिटेन ने कॉलोनीज के संसाधनों और अनाज का शोषण किया। यही कारण था कि यूरोप तेजी से अमीर बना। उन्होंने कॉलोनीज से अनाज, खाद्य सामग्री और अन्य कच्चे माल निकालकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। वहीं दूसरी ओर कॉलोनीज की जनता गरीबी और कुपोषण के दलदल में फंस गई। उनकी जमीन और संसाधनों को लूटा गया। किसानों और ग्रामीणों को भूख और मौत के लिए छोड़ दिया गया। फैमिन रिलीफ या किसी भी तरह की सरकारी मदद बेहद कम और अपर्याप्त थी। माइक डेविस इसे लेट विक्टोरियन हॉलोकॉस्ट कहते हैं। उनके अनुसार ये केवल अकाल नहीं थे, ये मानव निर्मित त्रासदी थे जो नरसंहार के रूप में सामने आई। प्राकृतिक आपदाएं केवल इस एक्सप्लॉयटेशन और लालच की प्रणाली को और घातक बनाने में मदद करती थीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के ये फैमिन्स केवल भूख और सूखे के कारण नहीं हुए। यह एक ऐसा डिलिबरेट सिस्टम
सिस्टम था जिसमें गरीबों की जानों की कोई कीमत नहीं थी और उनके संसाधनों का लाभ केवल शक्तिशाली और अमीरों ने उठाया। यही कारण है कि आज भी कई डेवलपिंग देशों में गरीबी और असमानता की जड़ें इतनी गहरी हैं। दोस्तों, माइक डेविस की यह किताब हमें केवल इतिहास नहीं बताती बल्कि एक चेतावनी भी देती है। प्राकृतिक आपदाएं अपने आप इतनी घातक नहीं होती, उन्हें घातक बनाते हैं गलत नीतियां, शोषण और सत्ता की बेरुखी। जब सरकारें या शासन संस्थाएं जनता की मदद नहीं करती, जब संसाधनों का लाभ केवल शक्तिशाली उठाते हैं, तभी प्राकृतिक आपदा मानव जीवन के लिए विनाशकारी बन जाती है। आज भी जब हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इनइक्वालिटी और फूड क्राइसिस की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। अगर हम प्रकृति की ताकत और इंसानी न्याय दोनों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले अकाल भी वही विनाशकारी रूप ले सकते हैं जैसा 19वीं सदी के लेट विक्टोरियन हॉलोकॉस्ट्स में हुआ। इसलिए यह किताब सिर्फ एक इतिहास की कहानी नहीं है, यह हमें यह सिखाती है कि प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय नीतियों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। यही सचमुच की सीख है जिसे हम आज भी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना ना भूलें, हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ।